हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन यानी सिविक्स में चैप्टर दूसरा हमारा लोकतंत्र में समानता। तो जैसा कि अध्याय का नाम है लोकतंत्र में समानता, भारतीय लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी को समान माने गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग समुदाय से ताल्लुक़ रखते हों। तो चलिए इसके क्वेश्चन सबसे पहले हम पाठ के अंदर वाले प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद आखिरी में अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न हमारा, वोट देने का अधिकार किसे है, कौन व्यक्ति वोट दे सकते हैं, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए भारतीय संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक है मतदान का अधिकार प्राप्त है। ये भारतीय संविधान अधिकार देता है। इसमें ऊंच नीच अमीर गरीब या कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है। चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ऊंच नीच हो, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वो वोट देने का अधिकार उसे प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। समझ में आ गया। बशर्ते 18 वर्ष या उससे ऊपर उम्र होनी चाहिए। इससे समानता का भाव प्रकट होता है। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक पहले का। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, कतार में खड़े होकर क्या पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है, कैसे। देखिए यहाँ पे कतार में जो व्यक्ति खड़े हैं वो विभिन्न जाति संप्रदाय के हैं, अमीर गरीब हैं, ठीक है। तो ये सारे व्यक्तियों में क्या है, विभिन्नता है। तो यहाँ पे पूनम खड़ी है। पूनम क्या है, इस पाठ में पूनम एक नौकरानी है, वो कार्य करती है, ठीक है। तो फिर भी वो उसके आगे भी हो सकता है बड़े लोग हों, उसके पीछे भी हो सकता है उससे बड़े लोग हों। तो कतार में पूनम को समानता का अनुभव जी बिल्कुल हो रहा है। तो इसका आंसर हमारा होगा हाँ, पूनम को समानता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि कतार में विभिन्न जाति समुदाय अमीर गरीब एक साथ नियम से कतार में खड़े हैं। समझ में आ गया, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो गया। तीसरा है, वोट देने का अधिकार में क्या आपके पास शिक्षा पैसे या धर्म जाति में कोई फ़र्क पड़ता है, चर्चा करें। देखिए वोट देने का अधिकार जो मिला है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी को समान अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वोट देने का अधिकार से हमारे काम शिक्षा पैसे या धर्म व जाति में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोट देने में क्या है, लोगों में समानता का भाव प्रकट होता है। सभी लोग जाति धर्म अमीर गरीब शिक्षित अशिक्षित कोई भी मतदान कर सकता है। उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल, फ़ोटो पहचान पत्र की ज़रूरत कहाँ हो सकती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, फ़ोटो पहचान से हम वोट देते हैं, जो पहचान होता है, जो पहचान पत्र होता है, ठीक है, यानी वोटर आईडी कार्ड उसे कहा जाता है। अन्य स्थानों पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, राशन कार्ड बनवाने में, बैंक में खाता खुलवाने के समय, अन्य सरकारी स्थानों पर पहचान हेतु हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस पृष्ठ का जो चारों प्रश्न है हमने कर लिया। अब चलिए पहला प्रश्न क्या है, अब तक रमा स्कूल क्यों नहीं गई। देखिए यहाँ पे रमा कौन है, पूनम की बेटी है रमा। पूनम नौकरानी है जो ज्योति की यहाँ काम करती है, और ज्योति की भी एक बेटी है 5 साल की जिसका नाम शालिनी है। ज्योति यहाँ पे अमीर है जबकि पूनम नौकरानी है, इसके यहाँ काम करती है, तो ये गरीब है। तो रमा जो है पूनम की क्या है, बेटी है। तो स्कूल क्यों नहीं गई, क्योंकि साफ जाहिर होता है वो गरीब है, तो इसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है। और घर के पास कोई विद्यालय भी नहीं है। यहाँ पे देखिए घर के पास, देखिए यहाँ पे पूनम की लड़की रमा कहती है, घर के पास वाले स्कूल में तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ, तुम पढ़ने जाना। तो ये कहती वो स्कूल अच्छा नहीं है, ठीक है, पैसे मिल जाने दो तो मुझे ड्रेस खरीद दूँगा। तो ये देखिए ड्रेस और बैग की मांग करती है, तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो विद्यालय ना जाने का कारण क्या है, क्योंकि सरकारी स्कूल उसके घर से काफ़ी दूर है और नज़दीक में कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल भी नहीं है, इसीलिए वो विद्यालय नहीं भेज पाती है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा होगा, रमा एक गरीब घर की लड़की है, उसकी माँ पूनम नौकरानी है तथा काम करती है, ठीक है, नौकरानी का काम करती है, अतः घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी तरफ क्या है कि सरकारी स्कूल जो है उसके घर से काफ़ी दूर है, इसी वजह से अब तक विद्यालय नहीं गई, ठीक है।
ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, पूनम को असमानता का एहसास क्यों हुआ। देखिए, पहले तरफ जो कतार में खड़ी पूनम थी वहाँ पे तो समानता का एहसास हुआ। कतार में सभी लोग, विभिन्न जाति समुदाय के लोग एक साथ खड़े हैं, लेकिन उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी असमानता का व्यवहार उसको झेलना पड़ा। क्यों? अमीरी गरीबी का। क्योंकि जहाँ वो काम करती है उसकी लड़की 5 साल की है महज, वो विद्यालय जाती है शालिनी, जबकि उसकी रमा की जो पूनम की लड़की है रमा, वो 7 साल की है, वो विद्यालय नहीं जाती है। ठीक है, अन्य चीज़ें भी उसको खरीद कर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? अमीरी गरीबी की असमानता। समझ में आ गया? तो इसका आंसर लिखेंगे, पूनम को असमानता का एहसास होता है क्योंकि उसकी गरीबी अर्थात आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे वह रमा को विद्यालय नहीं भेज सकती। वहीं मालकिन की बेटी अच्छे स्कूल में जाती है, अतः पूनम को असमानता का एहसास होता है अमीरी गरीबी का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है, आपके आसपास किस किस प्रकार के स्कूल हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? देखिए, ये आप अपने से भी कर सकते हैं। हमारे आसपास सरकारी एवं प्राइवेट दोनों प्रकार के स्कूल हैं। चौथा है, अच्छा स्कूल आप किसे मानेंगे? आपस में चर्चा की। देखिए, अच्छा विद्यालय किसे माना जाता है? अच्छा विद्यालय वही होगा जहाँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता हो, शारीरिक विकास के लिए खेल कूद की व्यवस्था भी हो। सिर्फ मानसिक विकास नहीं होता पढ़ाई लिखाई, उसका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। ठीक है, खेल कूद की भी व्यवस्था हो, अच्छे शिक्षक हो, ये सब आंकड़े अच्छे विद्यालय के लक्षण हैं। ये पूरे आपको लिख लेने हैं। तो इस तरीके से ये पृष्ठ के सारे प्रश्न समाप्त। देखिए, अगले पृष्ठ में जो पहला प्रश्न है, बाल संसद के लिए चुनाव करना क्यों जरूरी है। देखिए, बाल संसद क्या होता है? विद्यालय स्तर पर विभिन्न छात्रों का अलग अलग गुट तैयार करते हैं, लेकिन उसमें एक प्रतिनिधि का चयन होता है, जिसे मॉनिटर आप चयन करते हैं विद्यालय में। ठीक है, तो वैसे ही बाल संसद का एक चयन होता है, तो विभिन्न गुटों के द्वारा। तो क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये करने का मुख्य वजह होता है कि बच्चे जो है मतदान चुनाव प्रक्रिया को समझें, प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है, अपने अधिकारों को समझें, निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो पाती है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, ज़रूरी है बाल मतदान, बाल संसद का चुनाव। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बाल संसद चुनाव करने से बच्चों को मतदान प्रक्रिया को समझने तथा चुनाव प्रक्रिया तथा अधिकार को जानने तथा समझेंगे, ये उनमें विकास होगा। कैसे होता है? बच्चों में क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। कोई प्रतिनिधि बन जाए तो वो निर्णय कैसे लेगा अपने जनता के प्रति, ठीक है, उसका विकास होता है। तो यही बातें आपको लिख लेनी है। अगला सवाल देखिए क्या है, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत कर दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जब शिक्षक ही कोई प्रतिनिधि चुन दे तो बच्चों को मतदान करने का अधिकार तो वो नहीं मिल पाएगा। बच्चे कैसे मतदान करेंगे? तो उससे क्या होगा, निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं आ पाएंगी। मतदान प्रक्रिया को वो नहीं समझ पाएंगे, कैसे चुनाव होता है तो लोग मतों द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, वो पूरी प्रक्रिया बच्चे नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से हम करेंगे। देखिए, यहाँ से करेंगे, यदि शिक्षक द्वारा प्रतिनिधि मनोनीत किया जाए तो इससे बच्चों में उनके मन से मतदान और प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। इससे वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं होगा, अर्थात चुनावी प्रक्रिया नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल, क्या चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत प्रयोग हुआ है? समझाएं। जी बिल्कुल हुआ है। तो लिखेंगे, हाँ, चुनाव प्रक्रिया में एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग होता है। एक व्यक्ति एक ही मत प्रयोग करेगा। अगर कोई 2 जगह मतदान करेगा तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा तथा चुनाव नियमों का उल्लंघन होगा, उस पर कार्रवाई होगी। समझ में आ गया? तो ये हो गया इसका आंसर। अगला देखिए, एक व्यक्ति एक मत के नियम से क्या लाभ है? इससे क्या लाभ होता है? तो इससे लाभ होता है, ये एक व्यक्ति एक मत से उसमें व्यक्ति की साक्षरता का साबित होता है कि मैंने वोट दिया, अपना कर्तव्य पूरा किया, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, जनता जिसे अपना मतदान देती है वही उसका प्रतिनिधि बनता है। इससे जनता की क्षमता, जनता की शक्ति की क्या होती है, बढ़ती है, अधिकारों का प्रयोग होता है। एक व्यक्ति एक मतदान से सभी मिलजुल कर अपना प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो ये हमने चारों हल कर लिए। अब इसके बाद देखिए, इसमें 5 भी है। आपके विद्यालय में बाल संसद में क्या काम किया, क्या कर सकती है, अपनी राय हमें लिखना है।
देखिए, बाल संसद जो होता है हमें अच्छा आचरण सिखा सकती है, मिलजुल कर विद्यालय के जो काम होते हैं, फुलवारी लगाना, ठीक है, खेल कूद के जो झूले होते हैं यानी जो सामग्री होती है उसे अच्छे से रखना, ठीक है, ये सारे मत के महत्व बता रही है बाल संसद। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ में जो पहला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा के दौरान गांधी जी की गरिमा किस प्रकार ठेस पहुंची। देखिए इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। अपने अफ्रीका प्रवास के दौरान एक बार गांधी जी रेलगाड़ी से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी जी के प्रथम श्रेणी का टिकट था लेकिन उन्हें कौन सी श्रेणी में भेजने के लिए कहा गया। उन्हें कहा गया तृतीय श्रेणी में जाने को, थर्ड क्लास में जाने को, लेकिन उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट था तो उसे जबरन उतार दिया गया पुलिस द्वारा। तो ये जो है ये व्यवहार उन्हें क्या हुआ, उन्हें गरिमा को ठेस पहुंची। अपने साथ इस व्यवहार गांधी जी काफ़ी ठेस पहुंची और इसके विरुद्ध उन्हें संघर्ष शुरू किया। ये पूरा आपको लिख लेने हैं, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वही आपको पूरे लिख लेने हैं यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपकी गरिमा को ठेस पहुंची है। काफ़ी आसान है, आप अपने से भी इसको लिख सकते हैं या आप ये भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा रहेगा, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारा, इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित कीजिए। देखिए विज्ञापन में कौन कौन से होते हैं, वैवाहिक विज्ञापन में क्या होता है। हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी है, इसका उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापन स्पष्ट दिखा जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, देखिए शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों के लिए विज्ञापन है। इन विज्ञापनों में परोक्ष रूप से जाति का उल्लेख होगा, जाति की शर्तें होंगी, विवाह की शर्तें होंगी, ये सारे होंगे, ये पूरा आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है, प्रश्न आएगा मध्याह्न भोजन विद्यालय। देखिए विद्यालय में पढ़ाई तो होता है, बच्चों का मानसिक विकास भी होता है और उनका शारीरिक विकास जो है उस पर ध्यान देने के लिए सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन प्रारंभ किया है कि बहुत सारे बच्चे खाली पेट आ जाते हैं तो उसे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की ताकि वहाँ पे उनको भोजन मिल सके, अच्छा पोषक वाला भोजन मिल सके, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल देखिए क्या है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया। क्योंकि इस बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो सके, ठीक है, विद्यालय बच्चे आ सकें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मध्याह्न भोजन का उद्देश्य बच्चों की शारीरिक विकास करना है, ठीक है। सरकारी विद्यालय में शिक्षा तथा स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बच्चों को भोजन दिया जाता है। इससे बच्चे क्या हो, विद्यालय आएंगे और मानसिक और शारीरिक विकास दोनों पर वो हो पाएगा, ठीक है। यही उद्देश्य है मध्याह्न भोजन का। अगला देखिए क्या है, मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों में समानता दर्शाने वाले वाक्य चुनें और लिखें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मध्याह्न भोजन में समानता को दर्शाने वाले वाक्य निम्न हैं। पहला है, सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर भोजन कराना, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय से हो। पहला होगा, इससे समानता का बोध होता है, समानता दिखी जाती है। दूसरा है, भोजन बनाने वाला किसी भी जाति समुदाय का हो सकता है, चाहे वो दलित हो चाहे वो महादलित हो, ये भी समानता का व्यवहार हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्या है, क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है, अगर हाँ तो कैसे। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, हम असमानता का अनुभव नहीं किए हैं। देखिए मध्याह्न भोजन में चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय का हो, सामाजिक दूरियां मिटाने के लिए सभी बच्चों को एक साथ भोजन दिया जाता है, एक साथ बिठा कर दिया जाता है, चाहे वो किसी जाति समुदाय का हो, ठीक है। असमानता का व्यवहार हमने नहीं किया, यही आपको लिख लेने हैं। अगला देखिए क्या है, बाल संसद समानता के लिए क्या क्या कर सकती है। जो बाल संसद का चुनाव होता है विद्यालय में, बच्चों द्वारा अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, तो क्या कर सकती है। तो हम लिखेंगे बाल संसद समानता के लिए निम्न कार्य कर सकती है। पहला, सभी के साथ समान व्यवहार करना, सबके साथ समान व्यवहार करना, चाहे ऊंच नीच हो, सभी के साथ सभी को समान मौका देकर भेदभाव दूर करना। जो भी कार्य बाल संसद दे सभी को दे, ठीक है, ताकि उन्हें भेदभाव ना हो पाए। तीसरा है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, उनको मोटिवेट करना, ये बाल संसद कर सकती है। सभी को एक साथ बिठाकर उनमें समानता लाना तथा भेदभाव दूर करना, ये बाल संसद कर सकती है समानता लाने में। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए हमारा अभ्यास के प्रश्न प्रारंभ होता है आखिरी पृष्ठ का।
तो इसको हम लोग हल करते हैं। पहला है, अपने आसपास पड़ोस में समानता और असमानता दर्शाने वाले 3 व्यवहार लिखना है। समानता के 3 और असमानता के 3। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो देखिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमारे आसपास समानता के व्यवहार। देखिए समानता वाले व्यवहार देखते हैं समाज में। मतदान करना, विद्यालय में विभिन्न संप्रदाय जाति धर्म के बच्चों का एक साथ पढ़ना, कार्यस्थल पर, ठीक है, कार्यस्थल पर चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, किसी भी कार्यस्थल पर विभिन्न जाति समुदाय के लोग एक साथ कार्य करना, ये समानता के व्यवहार हो गए। 3 हमने कर लिया। असमानता के व्यवहार फिर 3 लिखना है। देखिए पहला है, दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार। अभी हम समाज में देखते हैं, नौकरी में आवेदन में किसी खास वर्ग के लोगों की प्रधानता मांगी जाती है कि यही लोग आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को इतना आरक्षण मिलेगा, इस जाति को इतना आरक्षण, इतनी सीटें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी असमानता के व्यवहार हम देखते हैं। तीसरा है, घरों में नौकरों के साथ ऊंच नीच की भावना का भी व्यवहार हम देखते हैं, ठीक है। ये असमानता के व्यवहार हो गए। ये प्रश्न क्रमांक हमने पहला कर लिया। इसके बाद दूसरा देखिए, क्या आपने कभी किसी के साथ असमान व्यवहार किया है? यदि हाँ तो कब और क्यों? देखिए ये आपको अपने से करना है, लेकिन इसका आंसर आपको लिखना है जी बिल्कुल नहीं किया है, बस हो गया, ठीक है। हम किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं किए हैं। तीसरा है, क्या आपको किसी के व्यवहार से ठेस पहुंची है? ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपको काफ़ी अच्छे से ये वाला लिख लेना है। एक आप भी थी, ये पूरा आप लिख सकते हैं जिससे आपके मन में ठेस पहुंची है, ठीक है। या आप अपने से भी छोटा लिख सकते हैं। चौथा देखिए, यदि आप रोजा पार्क्स की जगह दक्षिण अफ्रीका में होते तो क्या करते? देखिए गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद हुआ, ठीक उसी प्रकार रोजा पार्क्स एक महिला है, इसके साथ भी क्या हुआ? भेदभाव हुआ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? रोजा पार्क्स की तरह इन्होंने उसका विरोध किया तो हम भी विरोध कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे, मैं भी वही करता जो रोजा पार्क्स ने किया, क्योंकि गोरे और काले में भेदभाव करना गलत है। विरोध करना यानी हम सब भी उसका विरोध करते हैं। अगला देखिए क्या है, क्या कभी आपने पंक्ति में खड़े लोगों के बाद आने के बावजूद आगे होने का प्रयास किया है? यदि हाँ तो क्यों? तो इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं, मैंने कभी पंक्ति में खड़े लोगों के बाद आने के यानी बाद आने के हम आगे होने का प्रयास नहीं किया है, ठीक है। इसलिए कि यह नियम के क्या है? खिलाफ है, बाद में आना और आगे आ जाना। तो ऐसा तो हम नहीं किए हैं, ठीक है। इसका आंसर हो गया। 6 नंबर देखिए, असमानता के कई रूप है, यह कैसे कह सकते हैं? तो हम समाज में असमानता के हम कई रूप देखते भी हैं, ठीक है। तो वो हमें बता देना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, असमानता के कई रूप हम अपने समाज में देखते हैं, ठीक है, जो निम्न है। पहला है, विवाह में जाति बंधन की प्रधानता, यानी इसी जाति के लोग के साथ यही विवाह होगा, ठीक है। इसमें भी यही होता ही है, असमानता का ये होता है व्यवहार। दूसरा है, नौकरी में किसी खास वर्ग की मांग या प्रधानता, किसी खास वर्ग का ही मांग डिमांड होता है और उसकी प्रधानता हो, जैसे महिलाओं के आरक्षण हो गया, किसी खास वर्ग का आरक्षण हो गया, ठीक है, उनका ये सारा होता है इसमें। नौकरी में बिल्कुल होता है, सरकारी नौकरी में। तीसरा है, अमीरी गरीबी का भेदभाव या तुलना करना। अमीर, ये व्यक्ति अमीर है, ये व्यक्ति गरीब है, तो उसके साथ भेदभाव होता है, तुलना होता है समाज में, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। समाज में जाति जो है ऊंच नीच की भेदभाव भी होता है, समाज अब भी है जिसमें जाति ऊंच नीच का भेदभाव देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।